मनीष साहब के नाम का मीनिंग क्या है? तो फिर ये जो पेट्रोलियम जब आपने इंजीनियरिंग का ऑप्ट किया था जी, ये भी किसी के कहने से किया था या ये अपना? क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है कि आपको सिविल सर्विसेज में आने की एक जिद है? पाई की वैल्यू कैसे डिराइव होती है? क्या कारण है कि हम ऑयल डिपेंडेंट हैं अभी भी? तो अमेरिका फर्स्ट के अगेंस्ट इंडिया फर्स्ट ठीक लगता है आपको? अलवर में हिस्टोरिकली राजस्थान में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? ठीक है, जब आप सर्विस में जाएंगे आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा? जब तक मैं सर्विस में हूँ तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट वही है कि जो प्रशासन ने मुझे ड्यूटीज़ दी हैं सर। सर मैं कमिंग? प्लीज। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज सर डॉक्टर। थैंक यू। मनीष, किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे आप इंटरव्यू? सर हिंदी लैंग्वेज में सर। हिंदी लैंग्वेज। जी। ओके चलिए सर। मनीष साहब के नाम का मीनिंग क्या है? सर मनीष दो शब्दों से मिलके बना है, मन प्लस ईश। इसका मतलब यह है कि जिसके मन में सदा ईश्वर रहता हो या फिर जो सदा ईश्वर का स्मरण करता हो उसको मनीष कहते हैं। इसीलिए जो साधु संत होते हैं जिन्हें मनीषी भी कहा जाता है सर। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट आपके पिताजी कौन से डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं? सर केंद्रीय विद्यालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं सर। ओके, आप भी केवी से पास आउट है? जी सर। कितने केवी से राजस्थान में? सॉरी सर, संख्या मुझे ज्ञात नहीं है सर राजस्थान की। केंद्रीय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वैसा स्टेट में भी कोई कॉन्सेप्ट है? सर स्टेट में नहीं है, बट मैं सेंट्रल स्कूल में ही जवाहर नवोदय विद्यालय याद कर पा रहा हूँ सर, जो सेम कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं। ओके। मैथमेटिक्स रहा आपके? यस सर। पाई की वैल्यू कैसे डिराइव होती है? सर पाई की वैल्यू 3.14 होती है और इसको क्या होती है ये नहीं पूछ रहा मैं, जी। डिराइव कैसे होती है? सर इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड है सर, कि जो सर्किल होता है सर, एक जो पॉइंट फॉर्म होता है सर, उसी को अपन प्रोजेक्ट करके सर्किल बनाते हैं और फिर उसी से अपन पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सर। पाई कहीं कांस्टेंट के रूप में भी यूज होता है? जी सर, पाई को एक कांस्टेंट के रूप में अपन फॉर्मूलाज में यूज़ करते हैं सर। जैसे कोई दो फॉर्मूले? जैसे सर्किल का सरकमफेरेंस हो गया सर, 2πr हो गया। सर्किल का एरिया πr स्क्वायर है, तो इसमें पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है सर। ठीक। आपने ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से किया है? जी सर। तो ये चेंज ऑफ माइंड है कॉम्पिटिटिव देना, या क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो लग रहा है जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तो टेक्निकल लाइन में जाने का था, तो ये चेंज ऑफ माइंड कैसे हो? सर इसे मैं चेंज ऑफ माइंड नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जब थर्ड ईयर में मैं था तो मुझे ज़्यादा अच्छे से यह पता चला कि मुझे अपने भविष्य में करना क्या है, किस तरफ जॉब लेनी है सर। क्योंकि जब मैं अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में आया और मेरे कुछ रिलेटिव्स जो इस सर्विस में पहले से हैं, जब उन्होंने मुझे गाइड किया तो मुझे इस सर्विस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आया सर। और जब मैंने इसका वर्क कल्चर देखा कि यहाँ पे किस प्रकार काम करते हैं, तो मुझे सर रुचि हुई इस तरफ आने की। और पेट्रोलियम सेक्टर में पढ़ाई में मुझे लगता है कि मैं अच्छा था, लेकिन क्योंकि उसमें सर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स होती हैं सर, सरकारी सेक्टर में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया था सर यूपीएससी के लिए ट्राई करने का। करियर बनाने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में तो लिमिटेशंस होती हैं। जी सर। अगर आप एक्सेल करते हैं अपनी टेक्निकल एजुकेशन में या टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपके पास है तो इसका इज द लिमिट। तो ये तो कैपिंग तो वहाँ है नहीं। अगर आप अपनी टैलेंट शो करते हैं तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर टू गो हाई। जी सर। फिर ये तो कंपैरिजन नहीं हुआ। जी सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर एक विषय में अगर हम पारंगत होते हैं तो और आगे बढ़ सकते हैं उसमें। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी रुचि ही सर दूसरी तरफ आ गई थी और मैं उसको पढ़ने लग गया था थर्ड ईयर से, तो मैंने एक दृढ़ निश्चय बना लिया था कि मुझे सरकारी जॉब्स हैं वही लेनी है, और ख़ासतौर पे मैं यूपीएससी के लिए पढ़ के मैं इस लक्ष्य को हासिल करूँगा सर। आपके नरेशन से तो ये लगता है कि जैसे आपका ये इस तरफ जो झुकाव हुआ
वो और लोगों के कहने से या उनके समझाने से हुआ? तो फिर ये जो पेट्रोलियम जब आपने इंजीनियरिंग का ऑप्ट किया था, जी ये भी किसी के कहने से किया था या ये अपना मन था? सर निश्चित तौर पे यह मुझे मानना पड़ेगा कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तो किसी के कहने पे या फिर जो रैंक पे मुझे जो ब्रांच मिल रही थी सर, उस हिसाब से मैंने ऑप्ट किया था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कॉलेज में जब मैं और ज़्यादा चीज़ों से सर इंट्रोड्यूस हुआ सर, तब मैंने अपने लक्ष्य को डिसाइड किया था सर। आपको क्या ऐसा इंसेंटिव अट्रैक्शन नज़र आता है ऑल इंडिया सर्विसेज में कि जो पेट्रोलियम सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता? सर सबसे बड़ा जो इंसेंटिव जो मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूली शिक्षा देश के विभिन्न जिलों से अलग अलग स्थानों से की है, तो मैं शुरू से ही यह समझ रहा था कि देश के अंदर जो समस्याएं हैं सर, उनको मैं ग्रास रूट लेवल की समस्याओं को देख रहा था। तब मैंने यह पाया कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तो बहुत ही सीमित दायरा है सर मेरा काम करने का, कि मैं सिर्फ जो रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन और जो डेवलपमेंट है वही कर पाऊँगा। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आने के बाद जो समाज के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है और मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सर देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपने अभी एक चीज़ कही कि मैंने ग्रास रूट पे जो प्रॉब्लम्स देखी, जी कैन यू आइडेंटिफाई ए सिंगल प्रॉब्लम जिसको आपने ऑब्जर्व किया ग्रास रूट पे, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? जी एक्सप्रेस। सर एक सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कॉलेज के दिनों में देखी थी सर, कि जो स्लम एरिया के जो लोग होते हैं, स्लम ड्वेलर्स होते हैं सर, उनका जीवन सर बहुत ही गरीबी में बीत रहा है। उनके लिए जो बेसिक सुविधाएं होती हैं सर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन से रिलेटेड, वो भी सरकार नहीं पहुंचा पा रही है अभी। तो मेरा कॉलेज जहाँ था वहाँ पे कोल माइंस आसपास बहुत ज़्यादा थी, तो कोल माइंस के जो वर्कर थे उनके स्लम्स बने हुए थे सर। तो ये बड़ी समस्या है सर जो मैं याद कर पा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब? सर इसका एक अच्छा सॉल्यूशन तो यह हो सकता है कि हमें जो स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं सर, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे हम मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, साथ ही हमें यह देखना होगा कि हम कुछ NGOs बना देते हैं सर, वो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसके अंदर। क्योंकि NGOs से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं सर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँच पाती हैं और वो बेस्ट क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं वो सर कम कीमतों पे यानी अफोर्डेबल तरीके से मिल सकती हैं सर उनको। तो इस दो तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है सर। मनीष, यस सर। आपकी बीटेक खत्म हुई है 2019 में। जी सर। और इस वक्त आपका जो डीएफ बता रहा है कि ये शायद आपका दूसरा अटेम्प्ट है यूपीएससी में। नहीं सर, यूपीएससी में मेरा 5वां अटेम्प्ट है और पहला साक्षात्कार है सर इस बार। ओके, फर्स्ट इंटरव्यू है आपका, 5 अटेम्प्ट। तो कहीं ना कहीं क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है कि आपको सिविल सर्विसेज में आने की एक जिद है? सर जिद नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैंने पहले से ये लक्ष्य तय कर लिया था तो मुझे मोटिवेट करता है इस ओर बढ़ने के लिए कि मुझे यह हासिल करना ही है। लेकिन मैंने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको भी समझा है कि मुझे अपने परिवार को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने बीच में अदर एग्ज़ाम दी थी और मैं सर इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरा अभी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उसके लिए अभी ज्वाइनिंग आना बाकी है सर। इंटेलिजेंस ब्यूरो में किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ आपका? सर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 में। ओके। आप अलवर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। जी सर। अलवर में हिस्टोरिकली राजस्थान में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? सर अलवर में अंग्रेज़ों के आने से पहले सर जो राजपूत डायनेस्टी थी सर, ख़ास तौर पे जो नरू का जो सब डिवीज़न था कछावा डायनेस्टी का, वो अलवर में रूल कर रहा था सर 11वीं शताब्दी से सर। श्योर है आप? जी सर, जितना मैंने पढ़ा है मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर अभी। जो अलवर पुराने इतिहास में क्या किस नाम से पुकारा जाता है? सर मत्स्य जनपद का पार्ट है सर अलवर। आपने इंजीनियरिंग करी है पेट्रोलियम में? जी सर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद झारखंड से। यस सर। आप बता सकते हैं कि क्रूड ऑयल का जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जब उसको रिफाइनरीज में ले जाते हैं तो कितने तरीके के बाई प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं? जी सर।
सर क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइनरी से पास करते हैं तो मुख्य तौर पे हम डीजल और पेट्रोल निकालते हैं। उसके अलावा बाई प्रोडक्ट के तौर पे सर हम पैराफिन वैक्स हो गया, नेफ्था हो गया, स्पिरिट हो गया, या फिर जो एयर टर्बाइन फ्यूल ATF होता है सर, वो भी बनाते हैं सर इसका। ओके। एंड अगर मैं बात करूं रिफाइनरीज इंडिया में, तो लार्जेस्ट रिफाइनरीज इंडिया में इस वक्त कहाँ है? सॉरी सर, लार्जेस्ट का मुझे ज्ञान नहीं है सर अभी। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि हम ऑयल इंपोर्ट सबसे ज़्यादा इस वक्त कहाँ से करते हैं? जी सर। सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष को अगर देखा जाए तो हमने रशिया से इंपोर्ट किया है, क्योंकि भारत अपनी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसका लगभग 80% आयात पे ही निर्भर करता है। तो रशिया के अलावा इराक और सऊदी अरेबिया से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा मात्रा में। क्या कारण है कि हम ऑयल डिपेंडेंट हैं अभी भी? सर सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमारे देश के अंदर ऑयल रिजर्व जो है उनका प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, और जिन क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन हुआ है सर वहाँ पे भी प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। तो इसमें कई समस्याएं हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर वो सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, और ऑयल इंडस्ट्री बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि देश को बहुत ही सारे सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च करना होता है। तो हम पेट्रोलियम सेक्टर में उतना पैसा लगा ही नहीं पा रहे हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सके सर। एक ये आप राजस्थान स्टेट से हैं, पेट्रोलियम से आप हैं, बाड़मेर रिफाइनरी। यस सर। केन्स में ढूंढे थे ये वेल सारे। यस सर। पाइपलाइन के थ्रू जा रही थी गुजरात, वहाँ रिफाइंड हो रहा था। यहाँ रिफाइनरी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि फाइनेंशियली अगर वायबिलिटी देखें उसकी, तो इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ करके या पाइपलाइन से वहाँ भेजना विच वाज फिजिबल? सर मुझे लगता है कि राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जो बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे जब से हमने फॉसिल फ्यूल के रिजर्व ढूंढे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, और यहाँ पे बाड़मेर में रिफाइनरी लगाना एक अच्छा एक स्टेप मानता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब लगा है तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद ही लगा होगा। और क्योंकि इससे यह फ़ायदा हो सकता है कि हम जो नॉर्थ इंडिया के जो एरियाज़ हैं, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे, वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू और जो रिफाइंड क्रूड ऑयल है सर उसको सप्लाई कर सकते हैं। ये जो नेचर ऑफ ऑयल जो है जो यहाँ बाड़मेर में निकला है जी, उसकी पाइपलाइन में तो टेक्निकल प्रॉब्लम ये आई थी कि दिस इज ए हैवी क्रूड जिसमें वैक्स ज़्यादा है। जी सर। और इस पूरी लाइन को हीटेड रखना पड़ता था, अदरवाइज तो ट्रेवल नहीं करता था। तो वो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही थी या रिफाइनरी की ज़रूरत ज़्यादा थी? सर इस इशू के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, पर मुझे लगता है कि रिफाइनरी की ज़रूरत वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा थी। अगर आपने पेट्रोकेमिकल्स में किया है और रिफाइनरी हमारे राजस्थान का सबसे एम्बिशियस रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर बनने जा रहा है, यस सर, है ना, उसके बारे में तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी। जी सर। कि हमारे किस तरह का ऑयल है, नेचर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है उसकी, या इस रिफाइनरी कॉस्ट। ये हमारी स्टेट की इकोनॉमी, आपने अपने ऑल इंडिया सर्विसेज में फर्स्ट प्राइज चॉइस दे रखी है होम स्टेट को। यस सर। होम स्टेट की आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की आपको थोड़ी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए। जी सर, मैं ज़रूर इस पे ध्यान दूंगा सर। मनीष, आपने मेंशन किया कि आप पॉडकास्ट देखते हैं। यस सर। अभी थोड़े टाइम पहले जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका पेट्रोलियम के इंपोर्ट को लेकर कोई स्टेटमेंट था, बड़ा वायरल हुआ था। क्या स्टेटमेंट था? सर आप किस संदर्भ में बात कर पा रहे हो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर इस प्रकार के कई सारे स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर सर के वायरल हुए हैं। जो भी आपको लगा कि ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसके बारे में ज़्यादा बातें हुई। जी सर। जब भारत ने सर रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्टार्ट किया था डिस्काउंटेड रेट पे, तो कई सारी जो पश्चिमी देश हैं वहाँ से भारत पे यह दबाव आया था कि हम इस फ्यूल को इंपोर्ट करके कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। लेकिन सर फॉरेन मिनिस्टर सर ने इसका एक बेहतरीन जवाब दिया था कि भारत जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, और जब यूरोप सर रशिया से गैस खरीद रहा था तो क्या वो वार की फंडिंग नहीं थी? तो हमें यह देखना होगा कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल परचेज करते रहेंगे सर। ये एलिगेशन मोस्टली किसने लगाए थे, कौन सी कंट्री ने लगाए थे? सर मोस्टली ये एलिगेशन सर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से आए थे, बट उनकी फॉरेन पॉलिसी की टैगलाइन क्या है?
सर अभी अगर देखें ट्रम्प एरा जो सेकंड आ रहा है सर, वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करेंगे सर। ठीक है, तो अमेरिका फर्स्ट के अगेंस्ट इंडिया फर्स्ट ठीक लगता है आपको? सर इंडिया फर्स्ट मुझे किसी के भी अगेंस्ट हमेशा से सही लगता है सर। भारत को अपने हित में रह के ही सोचना होगा, और जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में तो यह माना जाता है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड और एनिमी होता नहीं है। हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट में काम कीजिए, लेकिन यस ग्लोबल लेवल पे जो मानवता वाला जो कंसेप्ट है, विश्व शांति वाला कंसेप्ट है, उसे भी सेंटर में रखने की ज़रूरत है सर। ठीक है, जब आप सर्विस में जाएंगे जी, तो सेल्फ इंटरेस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा? सर जब तक मैं सर्विस में हूँ तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट वही है कि जो प्रशासन ने मुझे ड्यूटीज़ दी हैं सर, जो मेरे वर्क एथिक्स होंगे या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से मुझे करना चाहिए, जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए सर, वही मेरा सेल्फ इंटरेस्ट होगा सर, जब तक मैं सर्विस में हूँ। ठीक है, अगर आपके सेल्फ इंटरेस्ट जो आपने डिफाइन किया है जी, उसमें और आपकी निजी सोच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जी सर, तो आप किस बेस पे फैसला करेंगे? सर ये डायलेमा हमेशा ही रहता है, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल जो चॉइस होती है उसमें। लेकिन मुझे यह देखना होगा कि मैं अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे किस ड्यूटी पे हूँ, तो मैं प्रोफेशनल चॉइसेस जो होंगी सर उनको थोड़ा प्रीफर करूँगा हर एक कार्य के अंदर। लेकिन जब मैं अपने पर्सनल स्पेस में अपनी फैमिली के साथ हूँ तो सर मैं पर्सनल चॉइसेस को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। पेट्रोलियम का क्या फ्यूचर देखते हैं आप अगले 20 सालों में? सर अगले 20 सालों में से मैं पेट्रोलियम का एक अच्छा फ्यूचर देखता हूँ, खासतौर पे ग्लोबल लेवल पे। भारत के अंदर कह सकते हैं कि जब तक हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और ज़्यादा रिजर्व्स नहीं ढूंढेंगे तो जो फ्यूचर है सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तब तक। जी सर। नहीं, पर इसमें आप 30 साल का फ्यूचर देख रहे हैं पेट्रोलियम का। जी, हमारी कंट्री और जो वर्ल्ड ट्रेंड्स हैं वो तो उल्टे जा रहे हैं। वो तो फॉसिल फ्यूल को जो है मिनिमाइज करना चाहते हैं। दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी। तो और वो सक्सेसफुल भी हो रही हैं जी वो, सर। और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो उस सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं पेट्रोलियम का फ्यूचर ब्राइट है, जबकि वो तो डिस्करेज कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड? सर अपने जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हैं सर, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर सर, वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं सर। 21st सेंचुरी तक हमें उन्हें अचीव करना है। तो डेफिनेटली हम ग्रीन एनर्जी और जो ग्रीन रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ तो बढ़ रहे हैं सर, लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो भारत की मुख्य जो ज़रूरतें हैं सर वो अभी भी फॉसिल फ्यूल से ही पूरी हो रही हैं। 80% तक ज़रूरतें इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से पूरी हो रही हैं। तो अगले 20 सालों में एक ड्रास्टिक चेंज आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हमें टैप करना होगा अभी, और साथ में सर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उनकी तरफ भी बढ़ना होगा। कल ही आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर का स्टेटमेंट था इस पे, आपने ध्यान में आया वो? सॉरी सर। उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए कहा था कि हम तो 2026 में ही 90% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे व्हीकल्स, और गडकरी का तो एम 2030 तक है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सारा है, आपके सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो तो हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, ये ईवी पे जा रहे हैं। और आज भी आप देखेंगे, आज आपने देखा होगा न्यूज़ में जो सेल्स बढ़ी है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको डाउन कर दिया है पेट्रोलियम और डीजल को। जी सर। तो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इसको? सर मैं भी इस बात के समर्थन में ही हूँ कि जैसा माननीय मंत्रीगणों ने कहा है कि हमें ईवी की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्रूड ऑयल और जो फॉसिल फ्यूल है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही यूज़ नहीं किए जा रहे हैं सर। जो एनर्जी कैपेसिटी है सर वो भी जनरेट करने में हम क्रूड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं कई जगह पे, और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं सर वो क्रूड ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ही हैं। तो एकदम से ड्रास्टिकली इसको घटा देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं भी इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि फेज आउट, चाहे फॉसिल फ्यूल चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ईवी हो, जनरेट तो एनर्जी कर रहे हैं। जी सर। तो रिप्लेस कर देंगे तो कहाँ कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। जब ऑब्जेक्ट एक ही है एनर्जी जनरेट करना, अगर आपको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है ईवी और इनके थ्रू हाइड्रोजन फ्यूल के थ्रू, यस सर, तो फिर कैसे उसकी क्या रिलेवेंस रह जाएगी पेट्रोलियम? सर इस संदर्भ में मैं यह तर्क दे सकता हूँ कि हमें यह देखना होगा कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। तो इतनी तेज़ी से अगर अपन क्रूड ऑयल का कंजम्पशन या फिर उसका प्रोडक्शन ख़त्म करते हैं तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो घट जाएंगे।
तो डेफिनेटली सर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हम फेज आउट कर सकते हैं ग्रेजुअली, लेकिन हमें यह देखना होगा कि रिफाइनिंग जो सेक्टर है उसमें तो क्रूड ऑयल अभी भी यूज़ होगा सर। ईवीज के बारे में भी सर ने बात की। रिसेंटली आप किसी ईवी का नाम बता सकते हो जो भारत की बड़ी फेमस कंपनी ने लॉन्च की? सर अभी कुछ समय पहले सर महिंद्रा की सर ईवीज आई थी सर, 2 कार लॉन्च हुई थी वो। इनमें जो बैटरीज यूज होती है वो कौन सी बैटरीज यूज होती है? सर लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं सर। अगर इनके प्रोडक्शन की बात करें जी। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करने में पर्यावरण को नुकसान कितना होता है, लिथियम बैटरी बनाने में पर्यावरण का नुकसान कितना होता है? अगर इसके आधार पर दोनों की तुलना करें तो कौन ज़्यादा हानिकारक है? सर मुझे लगता है कि अगर सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रख के देखा जाए, केवल प्रोडक्शन को, तो सर लिथियम से ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर पर्यावरण को। ठीक। और ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में सर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं सर उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। मनीष, आपने यहाँ कहीं टेबल टेनिस लिखा है जी सर। आपके प्राइसेस, मेडल्स और स्कॉलरशिप्स में। यस सर। टेबल टेनिस के जो टेबल होता है इस पे हम खेलते हैं, उसके डायमेंशंस बता सकते हैं? यस सर। जो उसकी लेंथ होती है वो 2.54 मीटर्स होती है सर, और जो विड्थ होती है सर, चौड़ाई, वो लगभग 1.4 मीटर्स के समथिंग होती है सर। क्या जो बीच में डिवीजन नेट होता है उसकी कोई स्टैंडर्ड हाइट होती है? कितना ऊंचा होता है बीच का डिवीजन नेट? सर मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड हाइट होगी, लेकिन मेरे को अभी याद नहीं है सर उसके बारे में। ओके। पॉडकास्ट सुनते हैं आप? जी सर। लेटेस्ट किसका सुना? सर लेटेस्ट इस महीने में तो अभी मैंने कोई पॉडकास्ट सुना नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं पलकी शर्मा जी हैं जो रिपोर्टर हैं सर, वायन इंडिया चैनल है उनका, तो उसको सुनता हूँ मैं सर। इससे एक स्ट्रेंज चॉइस है आपके डीएफ में। आपको जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपको जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का बड़ा अच्छा एनालिसिस है, और आपने 18वें नंबर पे अपनी चॉइस रखी हुई है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जी सर। कारण? सर इसका कारण यही है कि जब मैं चॉइसेस भर रहा था तो मेरे माइंड में यही था जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं ग्रास रूट जो समस्या है उनको अच्छे से समझ चुका हूँ, और मेरा इंटरेस्ट शुरू से ये रहा है कि मैं देश में रह के पहले इन समस्याओं को सॉल्व करूँगा। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा क्षेत्र एक काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, महिलाओं की स्थिति भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं उन समस्याओं को देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मेरी प्रायोरिटीज़ हमेशा से ये रही हैं कि पहले मैं इन ग्रास रूट समस्याओं को सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए सर मुझे जो अपनी सर्विसेज जो देश के अंदर हैं सर, उनमें काम करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। पर मेरा पूरा सम्मान है सर जो इंडियन फॉरेन सर्विस है उसके प्रति भी। अगर मुझे वहाँ जॉब मिलती है तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ करने के लिए। ओके। आपके इंटरेस्ट में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने मेंशन किया है यू लाइक टू ट्रैवल टू नेचुरल प्लेसेस। यस सर। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स के बारे में सुना है आपने? यस सर। उसमें कुछ नेशनल साइट्स के नाम बता सकते हैं जो इंडिया के लिस्टेड हैं? सर एक तो केवला देव पक्षी विहार है सर, भरतपुर राजस्थान के अंदर। उसके अलावा सर कुछ राष्ट्रीय उद्यान है असम के, कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है सर वो है सर। अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर। एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, अगर आप अखबार फॉलो कर रहे हो, कि सीबीआई ईडी के ऑफिसेस पे रेड कर रही है। ईडी इस वक्त स्कैनर में आ रही है, ईडी के कुछ ऑफिशियल्स अरेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ईडी भी बिल्कुल तेज़ी पे काम कर रही है अपने देश में। कहीं श्रीलंका में प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, कहीं देश में हर कोने में कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये दो एजेंसीज जो हैं इस वक्त ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शंस में काम कर रही हैं? सर मेरा ये मानना नहीं है कि एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में काम कर रही हैं। दोनों ही एजेंसीज जो हैं अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन अभी पिछले समय में यह केस देखा गया है कि कुछ ईडी के जो ऑफिशियल्स थे सर, उनका भी सीबीआई की कुछ लिस्ट में नाम आया था सर गैरकानूनी कामों में। तो वो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रह के ही काम किया है। वो अगर सर कोई क्रिमिनल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए सर। ईडी को कौन से एक्ट्स के थ्रू पावर डिराइव होती है? सॉरी सर, पढ़ने की ज़रूरत है इसके बारे में। इट्स फेमा एंड पीएमएलए। ओके सर।
एक लिबरल डेमोक्रेसी है इंडिया, और ईडी की वर्किंग पे जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, जिस जुडिशियल प्रोसीजर को ईडी अडॉप्ट करती है उसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने, और बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाती। क्या चीज़ कहता है वो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में? जी सर, ऐसा देखा गया है कि निरंतर समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं सर ईडी की वर्किंग को लेके। कई बार उसको केज्ड पैरट के तौर पे भी देखा गया है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अत्यधिक दबाव के अंदर एक मोटिवेटेड तरीके से काम कर रही है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। लेकिन सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो टिप्पणी करी है वो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको सुधारने के लिए ही की है कि निष्पक्षता से कार्य हो और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम हो सर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो सही दिशा में काम कर रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करने की ज़रूरत है सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन डिसीजन में टिप्पणी करी जिनमें एक्विटल हुआ है, जिनमें लोगों को 1-2 साल की हिरासत के बाद में निर्दोष माना गया है, और ईडी को कहा गया है कि आपका प्रोसीजर जो है ये फॉल्टी है, आप चालान पेश नहीं कर सकते, आपको छूट है, आप अरेस्ट कर सकते हैं और चालान पेश नहीं करेंगे, और जब तक चालान पेश नहीं होगा तब तक आपकी जमानत नहीं होगी। एंड दे आर डिलेइंग दिस प्रोसीजर फॉर ईयर एंड 2। तो ये क्या ह्यूमन राइट्स के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये उचित है या अधिकार? सर ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में अगर देखें तो यह उचित नहीं लगता है सर कि अगर अपन किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम के अंदर उसके खिलाफ जो है पूरी चार्जशीट, सुप्रीम कोर्ट का ये था कि चार्जशीट भी नहीं आप देते हैं उसे। जी सर। उसको ये नहीं पता उस पर चार्जेस क्या हैं जी, उसको ये नहीं बताया जाता टिल आप चालान पेश नहीं करते तब। तो ये ड्रैकोनियन लॉ नहीं लगता इस तरह से कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सर अरेस्ट करना और फिर चार्जशीट भी नहीं देना तो यह पूरी तरह से मानवाधिकार, यही तो प्रोविजन में है जी सर। जो अभी जो एक्विटल्स जितने भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनमें सब में यही रिमार्क है उनकी, और सब बरी हुए हैं वो, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, सारे एक्विटल्स हुए कि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं थी, आपने इस पे ये लॉ एनफोर्स कैसे कर दिया, कैसे आपने इसको अरेस्ट कर लिया। सो कुछ चीज़ें हैं, चलिए खैर ये you can think कि at this stage it's not reasonable for you to remark about it all things. और आपने जब इंडिया की बात करी जी सर, तो हमारी कंट्री की, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के जो 2 ही बेसिक बैसाखियाँ होती हैं, मेडिकल एंड एजुकेशन। यस सर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या लगता है आपको, हम किस तरह की टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या इससे हम एक डेवलप्ड कंट्री का जो दर्जा हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? सर जो वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है सर, वो उसको मैं काफ़ी इंक्लूसिव मानता हूँ सर, कि वो सभी के लिए प्रयास करने की सोचता है। लेकिन जैसा हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो यहाँ पे भी कई सारी कमियाँ सामने आ रही हैं। सबसे पहली कमी जो मैं मानता हूँ सर कि स्किल डेवलपमेंट भारत के अंदर बहुत कम है। जो भी लोग डिग्रियाँ लेके निकल रहे हैं सर, वो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है ही नहीं। तो क्योंकि स्किल डेवलपमेंट सिर्फ 5% का है भारत के अंदर, तो हमें यह देखना होगा कि हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दें, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान दें, ताकि उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो सकें, सिर्फ रोट लर्निंग पे फोकस ना करें। और दूसरे नंबर पे सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है अभी भी। जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी स्कूल्स के अंदर नहीं है। ख़ास तौर पे जो फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए वो नहीं है। इस वजह से भी एनरोलमेंट जो है वो कई बार देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे सर हमें यह देखना होगा कि जो एजुकेशन है सर, उसके अंदर हमें जो सर जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं सर टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको भी शामिल करना होगा सर। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम रोबोटिक्स, कोडिंग और इस तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेके आ रहे हैं। वहीं PM श्री स्कीम के तहत कई स्कूलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको चला रहे हैं। तो सही दिशा में काम तो हो रहे हैं सर, बट और काम करने की ज़रूरत है।
नहीं, डेवलप्ड कंट्री का जो कंसेप्ट है वो तब आता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक आक्षेप लगाया जाता है कि वी प्रोड्यूस सर्वेंट्स नॉट मास्टर्स। जी सर। हम नौकर पैदा करते हैं, मालिक पैदा नहीं करते। मतलब हम इंडिया की जो भी डेवलपमेंट हुई है सब सर्विस सेक्टर में हुई है, पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की फील्ड में हमारा एजुकेशन सिस्टम में कोई स्पेस नहीं है। यस सर। तो उसके बिना क्या हम डेवलप्ड कंट्री का दर्जा हासिल कर सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन योर सिस्टम? सर बिना क्रिएटिविटी और इनोवेशन के डेवलप्ड कंट्री का दर्जा हासिल करना सर मुश्किल होगा, क्योंकि हमें यह सोचना होगा कि देश के अंदर जो जॉब्स आएंगी सर वो स्टार्टअप कल्चर और नए बिजनेसेस की तरफ से आएंगी सर। तो उसके लिए लोगों को इनोवेटिव होना पड़ेगा, और जैसा कि आपने कहा कि हमें सर्वेंट नहीं, हमें मास्टर्स बनने होंगे, हमें जॉब देने वाला बनना होगा सर। तो उसके लिए नए बिजनेसेस शुरू करने होंगे, लेकिन सर इस दिशा में भी सही काम हो रहे हैं सर। अभी मोर देन 1000 यूनिकॉर्न्स बने हैं हमारे स्टार्टअप में। जी सर। क्या कंसेप्ट है? हाउ डज यू डिफाइन यूनिकॉर्न, किसको कहते हैं? सर यूनिकॉर्न एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है सर जिसका वैल्यूएशन लगभग 7,500 करोड़ से ज़्यादा का होता है सर। और ये अच्छी बात है कि सर लगातार यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें अच्छा योगदान सर जो स्टार्टअप के लिए जो स्कीम्स लेके आई है सरकार, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इस तरह की जो स्कीम है वो उनका योगदान है सर। Let's summarize it, Manish. ओके सर। Thank you. थैंक यू सर। मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी फिर सर फीडबैक दे देंगे। यस सर। फिजिकल अपीयरेंस से बात करते हैं। जी। डिसेंट लुक्स आपने बहुत अच्छा कैरी किया है, बस मोजे का कलर चेंज कर लेना, वाइट रहेगा, प्लीजिंग लगता है। ओके सर। वो मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रहता है। जी। वैसे यू आर कैरिंग योरसेल्फ वेरी प्लीजेंटली, बहुत अच्छा आपका आउटलुक है। जाने से पहले एक बार बाल थोड़ा डाई कर लेना। हाँ सर, वो मैं कर लूँगा। उम्र का रिफ्लेक्शन जो है जी, वो हमारा थोड़ा सा हमको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बायसनेस है सिस्टम में कि यंग कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। जी सर। हालांकि आप भी यंग ही हो, बुढ़ापा नहीं है, लेकिन वो एक नेचुरल जो कलरेशन होता है तो वो थोड़ा सा है। बाकी अच्छी चीज़ों में ये है कि आप जो जब जवाब दे रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट बड़ा कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। कोई भी आपको ट्रबलिंग क्वेश्चन किया जाता है तो आप पहले उसको सुन रहे हो, सुन के प्रोसेस करके फिर आप जवाब दे रहे हो। बड़ा सिस्टमैटिक पॉइंटर्स में जैसे आप जवाब दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। आपके हैपेजर्ड मैनर में, क्लस्टर्ड फॉर्म में आपने आंसर नहीं दिए कि एक किधर बात बोल दी, एक उधर बोल दी। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपने आंसर्स किए, और कंट्रोल है लैंग्वेज पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई भी शब्द जो है अपने मुंह से स्लिप नहीं हुआ, स्लिप ऑफ टंग जिसे बोलते हैं, कि आपका एक कंटेंट भी अच्छा है, कुछ डेटाज आपको पता है, और कहीं ना कहीं आपने अपने डीएफ को ठीक से प्रिपेयर भी किया है। लैंग्वेज और आपका कंटेंट दोनों ही ठीक है। ओपिनियन की जहाँ बात की जाती है, जैसे सर ने कुछ सवाल दागे, आपका क्या ओपिनियन है, तो थोड़ा सा ओपिनियन वाले फॉर्म पे जब अपन आते हैं तो उसमें एक साइड को आपको कहीं ना कहीं वाइज जो चॉइस होती है उसको चूज करना होगा और बैलेंस्ड आंसर देना होगा। जी सर। रेस्ट मेरी तरफ से आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे करेंगे, मॉक्स देते रहिए। आपका निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं जी, तो निश्चित तौर से ऑल माय ब्लेसिंग्स विद यू। थैंक यू। थैंक यू सर। मनीष, दो चीज़ें हैं। एक तो जनरली ऑल इंडिया सर्विसेज में जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपका नो हाउ जो है काफ़ी इन डेप्थ होना चाहिए। यस सर। एंड पर्टिकुलरली चूंकि आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है और बाद में रिफाइनरी है, यू हैव टू स्टडी मोर अबाउट दैट। यस सर, श्योर सर। उसकी टेक्निकलिटीज़ को, उसकी वायबिलिटी और फिजिबिलिटी को आपको, क्योंकि वो उसमें ले जाएंगे आपको, जी। आपका सब्जेक्ट देख के ले जाएंगे। यू बिलोंग्स टू राजस्थान, और ये बड़ा हॉट टॉपिक भी रहा। दूसरा, जो आपने मोटिवेशन तो नहीं कहेंगे, ओपिनियन बेस्ड जो डाइवर्जन है आपका पेट्रोल केमिकल से में ऑल इंडिया से,
उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन को, यस सर। क्योंकि हम एनजीओ में नहीं जा रहे हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं या हमको समस्या कोई लगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्विसेज हमारे निचले तबके को, वीकर सेक्शन को एम्पावरमेंट देती है। यस सर। तो वीकर सेक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर पाएंगे जी। इस तरह के मोटिव्स जो हैं वो आने चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आप देखिए। बाकी बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, और जैसे टेनिस इन्होंने आपने गेम लिख दिया, अपना आप ही से पकड़ते हैं लोग, कहेंगे उसमें जो ग्रेटेस्ट ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर इंडिया का कौन हुआ, अभी रिसेंट टाइटल कौन लेके आया, डू यू नो अबाउट इट? सर रिसेंट प्लेयर तो अचंता शरद कमल है मेल में, और फीमेल में मनिका बत्रा जी हैं। मैं इन्हीं के गेम को फॉलो करता हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। नहीं, अभी हमारे प्लेयर्स ने उनके होल्डर पेन ग्रिप वाले प्लेयर्स को, चाइना को भी डिफीट किया है, कोरिया को भी डिफीट किया है। जी सर। हमारी वो टेक्निक अलग है उनसे, लेकिन उसके बावजूद हम प्रिवेल कर गए। डेनमार्क वाली और हमारे खिलाड़ियों की टेक्निक एक है। जी सर। तो वो थोड़ा सा जो भी जिस चीज़ में हम मेंशन करते हैं कि हमारा कहीं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी थोड़ी और इन डेप्थ आप इंफॉर्मेशन और जो। ओके सर। मनीष ऑलमोस्ट सर ने बता दिया है, ठीक है। जी सर। मुझे थोड़ा सा आप जो इंटरव्यू देंगे वो हिंदी में देंगे, अंग्रेजी में देंगे? सर हिंदी में। हिंदी में देंगे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपने एक वर्ड यूज़ किया था मत्स्य। जी सर। ये मत्स्य है, मत्स्य। सर। इसके अलावा आपने री की मात्रा का इस्तेमाल किया। जी सर। रू के साथ उसको बोला है। एक क्षत्रिय जो होता है उसको छह से बोला आपने, हालांकि रीजनल होता है, कई जगह पे बोला जाता है, जी सर। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो तो थोड़ा सा इस पे भी काम करो। ओके सर। ऑल द बेस्ट। और सर, उसमें इसके लिए आप ये करो कि आप जो बोलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करिए और उसको आप सुनिए खुद। यस सर। देन यू recordings मिल जाएगी। खुद की रिकॉर्डिंग्स अपनी करिए और उसको सुनिए। देन एनालाइज योरसेल्फ कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है और लोग कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे। जी सर। सर मेरे दो डाउट थे। एक तो मुझे कहीं से ऐसे फीडबैक मिला है कि मैं बहुत कम स्माइल करता हूँ, ऐसे सीरियस बन के बैठता हूँ इंटरव्यू में, तो ऐसा क्या फील हुआ क्या आपको? नॉट एट ऑल, नहीं not at all। और दूसरा ये था कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस को मैंने नीचे डाला है सर 18th रैंक पे, तो मैं उसको नीचे ही भरना चाह रहा था, बट ये बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ? क्या मैंने जो आंसर दिया उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है? देश में बहुत कुछ है अभी करने के लिए, बहुत कुछ बाकी है। उसका मैं बता दूँ, जी सर। अभी फोकस जो है पूरी दुनिया का, बिजनेस इकोनॉमी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबका हमारी तरफ हो रहा है। यस सर। और इवन यूएस चाइना से थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग, और जो फोकस है वो इंडिया की तरफ आ रहा है। यस सर। तो इसलिए हम बाहर जाने के बजाय अपने देश में ही संसाधन, जब इतने डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हो रही हैं तो यहाँ हम काम करें यस सर। कंट्री को, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। जी। तो इंडिया जैसी कंट्री अगर डेवलप्ड कंट्री के लिए तो कितने रिसोर्सेज, कितने ह्यूमन पावर, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वहाँ जाके उतना सर्व नहीं कर सकते जितना यहाँ रहेंगे। जी सर। क्योंकि वो तो डिमिनिशिंग इकोनॉमी है, जैसे यूरोप इज गोइंग डाउन, Yes, जनरेशन खत्म हो रही है, यूथ है ही नहीं वहाँ। दूसरा आप कहोगे इंडियन में यूथ पॉपुलेशन सबसे बड़ा हमारा अट्रैक्शन है, और उसको हम मैनेज करेंगे और उसको कंट्री के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ज़्यादा है हमारे पास। यस सर। तो डेवलपमेंट से ऐड कर दो कहीं ना कहीं के देश में इस वक्त करने के लिए सर बहुत जगह पे बहुत कुछ बाकी है। जियोपॉलिटिक्स में आपको जो इंटरेस्ट आपने लिखा है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को आप ट्रैक करते हो, पढ़ते हो, तो वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना, एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है, पर अगर आप सर्व करना चाहोगे तो आप चाहोगे कि इस जमीन पे सर्व। जी सर। इस तरह से कुछ बोल के बहुत सटल वे में आप Okay, जस्टिफाई करो। तो कुछ चीज़ें होती है जो बात करने से पता चलती है, यस सर। और कुछ होता है जो आपने डेफ में मेंशन किया है। जी। बातचीत वाले में फिर भी गुंजाइश है, लेकिन अगर आपने डेफ में कुछ मेंशन किया है उसमें कोई गुंजाइश नहीं, यस सर। वो आपको पूरी तरह तैयार करना ही पड़ेगा। जी। ठीक है।
थैंक यू Manish. थैंक यू सर थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर